हेलो फ्रेंड्स, दिग्गज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। राजस्थान की करंट अफेयर्स की क्लास में आज का हमारा जो टॉपिक है, राजस्थान में खनिज तेल गैस की जो पॉलिसी आई है और सीजीडी राजस्थान सिटी गैस वितरण नीति आई है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाला है आज का टॉपिक। राजस्थान में खनन क्षेत्र, तेल और गैस। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे कि हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे आया है अभी 2025 और 26 का जो डाटा आया है, उसमें बताया गया है कि राजस्थान में 82 प्रकार के खनिजों का भंडार है। ठीक है, उसमें से हम जो है 57 प्रकार के खनिजों का वर्तमान में वाणिज्यिक उत्पादन कर रहे हैं। मतलब हमारे यहाँ पर खनिजों का जो भंडार है वो है 82 प्रकार के खनिज हैं हमारे यहाँ पर, लेकिन हम उत्पादन जो है वो कितने प्रकार का कर रहे हैं? 57 प्रकार के खनिजों का हम उत्पादन कर रहे हैं 82 में से। कितने में से? 82 के अंतर्गत से। लेकिन जो हमारी खनिज नीति है 2024 को आई थी, 4 दिसंबर 2024 से लागू हुई और 31 मार्च 2029 तक रहेगी वो खनिज नीति। उसमें भी एक डाटा दिया गया है, वहाँ पर बताया गया है कि हम 58 प्रकार के खनिजों का उत्पादन कर रहे हैं, जबकि अभी का जो इकोनॉमिक सर्वे हमें बताता है कि हम जो है 57 प्रकार के खनिजों का क्या कर रहे हैं? वाणिज्यिक उत्पादन कर रहे हैं। तो पहला डाटा आपके परीक्षा की दृष्टि से ये याद रखना आवश्यक है कि इकोनॉमिक सर्वे 2025 और 26 के अकॉर्डिंग राजस्थान जो है कितने प्रकार के खनिजों का वाणिज्यिक उत्पादन कर रहा है। तो हमें पता होना चाहिए कितना? 57। उसके बाद ये वाली जो स्लाइड है इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान जो है एकमात्र उत्पादक जो है वो किसका है? सबसे पहले बात करूंगा कैल्साइट का, सिल्वर का, जिप्सम का, जिंक का, सेलेनाइट का और वोलेस्टोनाइट का। राजस्थान जो है एकमात्र उत्पादक है। किस किस का उत्पादक है? कैल्साइट का, सिल्वर का, जिप्सम का, जिंक का, सेलेनाइट का और वोलेस्टोनाइट का। तो याद रखने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपसे दूसरा क्वेश्चन इस जगह से बनने वाला है कि राजस्थान जो है किन खनिजों का एकमात्र उत्पादक है। आप बता देंगे किसका है? कैल्साइट का। रिपीट कीजिए साथ के साथ, कैल्साइट है, सिल्वर है, जिंक है, जिप्सम है, सेलेनाइट है और वोलेस्टोनाइट है। कमेंट बॉक्स में भी दीजिए आप आंसर कि राजस्थान जो है वो एकमात्र उत्पादक जो है वो किन खनिजों का है। तो है कैल्साइट है, जिप्सम है, जिंक है और सिल्वर है, सेलेनाइट है और वोलेस्टोनाइट है। ये राजस्थान जो है इनका एकमात्र उत्पादक है। आगे बात करें कि हमारे अग्रणी उत्पाद जो हैं उसमें राज्य चूना पत्थर हैं, सीसा जस्ता है, वोलेस्टोनाइट है, गॉर्नाइट है, बेराइट्स हैं, सिलिका सैंड है, ग्रेनाइट, संगमरमर, तांबा इनके अग्रणी उत्पादक रहा है। और प्रमुख उत्पादक में मार्बल, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट के प्रमुख स्थान रहे हैं। लेकिन हमें ये एकमात्र उत्पाद जो है हमारा वो याद रखना है। वापस रिपीट कराऊंगा मैं आपको, कैल्साइट है, सिल्वर है, जिंक है, जिप्सम है, सेलेनाइट है और वोलेस्टोनाइट है। एक बार और दोहराएंगे इसे कि राजस्थान किन खनिजों का एकमात्र उत्पादक है? कैल्साइट है, सिल्वर है, जिंक है, जिप्सम है, सेलेनाइट है और वोलेस्टोनाइट है। और 82 में से हम कितने प्रकार के खनिजों का व्यावसायिक उत्पादन कर रहे हैं? वो 57 प्रकार का। ठीक है, उसके बाद आगे की बात करता हूं। इस बार इकोनॉमिक सर्वे के अंतर्गत देश के खनिज संसाधनों में राजस्थान की जो हिस्सेदारी है उसका प्रतिशत आपको दिया गया है और आपको जितना ज़्यादा याद हो सकता हो उसमें ये डाटा जो है वो आपको थोड़ा थोड़ा करके याद करना है। जैसे अपन बात करें कि चांदी जो है कितना प्रतिशत? 88% हमारा योगदान है। वोलेस्टोनाइट का कितना प्रतिशत योगदान है? 88%। तो दो चीज़ तो हमें याद हो चुकी है, एक तो चांदी का कितना प्रतिशत और वोलेस्टोनाइट का कितना प्रतिशत? 88% है। उसके बाद गेरू का कितना? 81% है।
जिप्सम का कितना 82% है। तो दो दो के आप जोड़े बनाकर याद करें कि जैसे अपन ने पहला पढ़ा कि चांदी और वोलेस्टोनाइट का कितना प्रतिशत है, 88% है। उसके बाद हमने दो और पढ़े, गेरू और जिप्सम। गेरू का 81% और जिप्सम का जो है 82%। उसके बाद और आ जाइए आप, अपन बात करें पोटाश की, तो पोटाश जो है 94% हमारे यहाँ उत्पादन हो रहा है। सीसा एवं जस्ते की बात करें तो 89% हमारे यहाँ उत्पादन हो रहा है देश का। रिपीट करेंगे वापस, पोटाश कितना प्रतिशत, 94%। उसके बाद सीसा जस्ता 89%। टंगस्टन देखेंगे तो 27% है। फ्लोराइड है 29% है। रॉक फॉस्फेट है 31% है। पॉल क्ले है 38%। और टेलकम जो पाउडर वगैरह सोप स्टोन है वो 49%। कैल्साइट है हमारे यहाँ 50%। तांबा अयस्क है 54%। और एस्बेस्टस है 61%। मार्बल है 63%। और फेल्सपार है 66%। डोलामाइट है 72%। और फ्लर्स अर्थ है 74%। और बेंटोनाइट जो है वो 75%। इस प्रकार का डाटा आपको इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है। और मैं कहता हूं कि इंपॉर्टेंट डाटा तो आपको याद रखना है। जैसे अपन बात करें चांदी और वोलेस्टोनाइट का कितना प्रतिशत है, 88%। रिपीट करते जाइए साथ में। उसके बाद अपन बात करें पोटाश का कितना है, 94%। सीसा और जस्ते की बात करूंगा तो 89 है। तांबा का परसेंट कितना है, 54% है। और उसकी बात करें अपन गेरू की बात करें वो है 81%। जिप्सम की बात करें वो है 82%। बॉन्टोनाइट की बात करें 75% है। इस प्रकार अपन बात करें जैसे फेल्सपार है 66% है। डोलोमाइट है वो 72% है। रॉक फास्फेट 31% है। टंगस्टन जो है वो 27% है। इस प्रकार ये डाटा जो है परसेंटेज का कि देश के खनिज संसाधनों में राज्य की जो हिस्सेदारी है वो थोड़ा थोड़ा करके आप याद करें, हो सकता हो ये मिलाने वाले क्वेश्चन में आपको देखने को मिले। उसके बाद बात करें कि हमारे यहाँ पर जो खनिज का दोहन होता है उसका भी एक राज्य स्तर पर एक ढांचा स्थापित किया गया है, जिसमें राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड जो है इसकी स्थापना जो है 30 अक्टूबर 1974 को की गई है। यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसका उद्देश्य क्या है, खनिज संपदा का आधुनिक तरीके से क्या करना है, दोहन करना है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे यहाँ पर खनिजों का दोहन करने के लिए कौन सी संस्थान है, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड है, जिसका 30 अक्टूबर 1974 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका कार्य है औद्योगिक खनिजों का खनन करना और विपणन करना। हम पहले भी ज्योग्राफी में ये पढ़ चुके हैं और वापस इसको रिपीट कर रहे हैं। और स्टार लगाता हूं मैं कि राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड के जो कार्य हैं उसकी गतिविधियां हैं उसको स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एंड प्रॉफिट सेंटर में 4 भागों में डिवाइड किया गया है। SBU एंड PC इसके जो यूनिट्स हैं 4, उसमें डिवाइड किया गया है। यहां से क्वेश्चन बनेगा, आपसे पूछेगा जो है SBU PC स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट प्रॉफिट सेंटर रॉक फास्फेट का कहां पर है, झामर कोटड़ा उदयपुर में है। जिप्सम का कहां पर है, बीकानेर में है। लाइमस्टोन का है जोधपुर में। और लिग्नाइट का कहां पर है, जयपुर के अंतर्गत। याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। और ये जो है सारी की सारी किसके अंडर काम करती है, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड के अंतर्गत। तो वापस रिपीट करेंगे कि रॉक फास्फेट का कहां पर है, कमेंट में बताइए आप लोग। झामर कोटड़ा उदयपुर, ठीक है। दूसरा बताइए आप लोग, जिप्सम का कहां पर है, बीकानेर। लाइमस्टोन का कहां पर है, जोधपुर। और लिग्नाइट का कहां पर है, जयपुर के अंतर्गत। ये याद रखना आप लोग, यहां से प्रश्न बनेगा परीक्षा के अंतर्गत कि स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट ऑफ प्रॉफिट सेंटर जो है रॉक फास्फेट का कहां पर है, बताइए फटाफट। झामर कोटड़ा के अंतर्गत है। जिप्सम का कहां पर है, बीकानेर के अंतर्गत है। लाइमस्टोन का जोधपुर में है। और लिग्नाइट का कहां पर है, जयपुर के अंतर्गत है। और ये सब किसके अंडर कार्य करते हैं, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड के अंतर्गत हैं।
उसके बाद देखो 2025 और 26 में खनिज सर्वेक्षण और पुनरीक्षण योजना के अनुमोदित क्षेत्र के कार्यक्रम के अनुसार अन्वेषण कार्यक्रमों के अंतर्गत भूवैज्ञानिक जांच हेतु कुल 34 परियोजनाओं को रखा गया है। जो अभी जो सर्वेक्षण हुआ है उसमें कितनी परियोजनाओं को रखा गया है, इसमें 34 परियोजनाओं को रखा गया है। उसके बाद अगला है राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण न्यास जो है कहाँ पर है, जयपुर के अंतर्गत है। सितंबर 2020 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो कार्य है वो क्या है, खान एवं भू विज्ञान विभाग को तकनीकी परामर्श देने का कार्य किसका है, राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण न्यास का। इसका ऑफिस कहाँ पर है, जयपुर में है। उसके बाद DMFT डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट जो है गैर लाभकारी निकाय के रूप में एक ट्रस्ट स्थापित होता है। ये खनन प्रभावित क्षेत्र और लोगों के हितों की रक्षा करता है। ये जिला स्तर पर होता है। ये इसकी अधिसूचना जो है 2016 के अंतर्गत जारी की गई। प्रत्येक जिले में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट जो है 31 मई 2016 को और अब तक जो है राज्य में 33 DMFT हैं स्थापित किए जा चुके हैं। जो राज्य के अंतर्गत जो प्रत्येक जिले के अंतर्गत ऐसा क्षेत्र जहां पर खनन किया जा रहा है तो वहां पर जो लोग प्रभावित हो रहे हैं उनके हितों की रक्षा के लिए प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत DMFT की स्थापना की गई है 31 मई 2016 से। ठीक है। उसके बाद अब पॉलिसी की बात करते हैं हम। पॉलिसी में अपन बात करें कि राजस्थान खनिज नीति 2024। तो इसके पहले जब खनिज नीति 2024 की बात करते हैं हम तो पढ़ते हैं कि राजस्थान खनिज नीति 2024 के अंतर्गत क्या डाटा है हमारे पास। तो सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि ये कब जारी की गई थी और कब तक जारी रहेगी। तो सबसे पहले ये याद रखना है कि 4 दिसंबर 2024 से ये जारी की गई और 31 मार्च 2029 तक ये लागू रहेगी। इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं कि खनिज रियायत जो क्षेत्र हैं, हमारा जो खनिज रियायत जो क्षेत्र हैं वो 2029-30 तक हमें 1% तक ले जाना है और 2047 तक इसे 2% करना है। राजस्थान खनिज नीति 2024 अपन ज्योग्राफी में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन वापस यहाँ पर करंट से उसको रिलेटेड करते हुए बात कर रहे हैं कि 4 दिसंबर 2024 से और 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी। खनिज रियायत क्षेत्र 2029-30 तक 1% लेके जाना है और 2047 में हमें 2% तक लाना है। रोजगार जो है 2029-30 तक हमें 50 लाख रोजगार सर्जित करने हैं और 2047 तक हमें जो है वो उसको 1 करोड़ तक लेके जाना है। राजस्व की बात करूं तो इसको 29-30 तक 3 गुना करना है और 2047 तक हमें इसको 1 लाख करोड़ तक लेके जाना है। 2047 तक हमें इसको 1 लाख जो है करोड़ तक हमें राजस्व को लेके जाना है। GDP में योगदान अभी 2029-30 तक 5% तक लाना है और फिर 8% ले जाना है 2047 तक। तो स्टेटमेंट वाला जो क्वेश्चन आएगा आपके परीक्षा में वो यहां से पूछा जाएगा आपसे कि खनिज रियायत क्षेत्र जो है 2029-30 में 1% और 47 में 2% लेके जाना है। रोजगार को 50 लाख से कहां तक 1 करोड़ तक लेके जाना है और GDP में जो योगदान है 2029-30 तक 5% और देन 2047 तक जो है 8% लेके जाना है। राजस्व जो है उसको 29-30 तक 3 गुना और फिर उसके बाद 1 लाख करोड़ तक हमें राजस्व को बढ़ाना है। ये पॉलिसी के प्रमुख प्रावधान है। उसके बाद खनिज पॉलिसी में ये बात कही गई कि 2024 की जो हमारी पॉलिसी है वो क्या कहती है कि हम 58 प्रकार के खनिजों का क्या कर रहे हैं, वाणिज्यिक दोहन कर रहे हैं और इसे हमें 2047 तक बढ़ाकर कितना करना है, 70 तक करना है। ठीक है। उसके बाद अभी की जो इकोनॉमिक सर्वे आया है वो कितने प्रकार के वाणिज्यिक खनिजों की बात करता है, 57 प्रकार की, लेकिन हमारी पॉलिसी कितने प्रकार की बात कर रही है, 58 प्रकार की। कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल तसल्ली से क्वेश्चन को पढ़ना है। अगर वो कहता है कि खनिज नीति 2024 के अकॉर्डिंग राजस्थान जो है कितने प्रकार के खनिजों का वाणिज्यिक दोहन कर रहा है तो आंसर होगा 58 और इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग बात करें तो आंसर होगा 57 और 58 प्रकार के खनिजों को हमें 2047 तक दोहन जो है 70% करना है और पूर्व अनुमोदित जो खनिज ब्लॉक हैं मुझे 2029-30 तक हमें क्या करना है, 50 खनिज ब्लॉकों की क्या करनी है, नीलामी करनी है। ये मोटा मोटा जो है कंक्लूड जो है इसका जो सार है खनिज नीति का वो हमने आपको समझा दिया है। उसके बाद दूसरी हमारे पास नीति है एम्स एंड पॉलिसी 2024। एम्स एंड पॉलिसी 2024 जो है
वो भी 4 दिसंबर 2024 को आई हैं और 31 मार्च 2029 तक कार्यरत रहेगी। इसमें क्या किया गया है, प्रावधान एमसेंड को किसका दर्जा दिया गया है, उद्योग का दर्जा दिया गया है, ठीक है। दूसरा है एमसेंड उत्पादन में प्रतिवर्ष कितने % की वृद्धि करनी है, हमें 20% की वृद्धि करनी है। एमसेंड उत्पादन में हर वर्ष जो हमें कितने % की वृद्धि करनी है, 20% की, और 2028 और 29 तक जो हमें 30 मिलियन टन प्रतिवर्ष का टारगेट रखा है। याद रखना 2028-29 तक हमारा जो टारगेट रहने वाला है वो 30 मिलियन टन प्रतिवर्ष का टारगेट है, किसका, एमसेंड का। सरकारी कार्यों में अभी जो है कम से कम 25% एमसेंड यूज हो रही है और इसे हमें क्या करना है, 28-29 तक कितना % लेके जाना है, 50% तक हमें इसको बढ़ाना है, किसका, एमसेंड का यूज। जो सरकार की जितनी भी बिल्डिंग्स वगैरह बन रही हैं, जितने भी कार्य हो रहे हैं, वहां पर हमें जो बजरी का जो विकल्प है एमसेंड, उसमें 25% का योगदान तो अभी हम कर ही रहे हैं, और लेकिन इसका कितना % उपयोग हमें बढ़ाना है 28-29 तक, वो है 50%। और राजस्थान इन्वेस्टमेंट जो प्रमोशन जो स्कीम है हमारी रिप्स, उसमें 2024 का जो भी लाभ है वो एमसेंड जो व्यापारी हैं उनको दिया जाएगा। हर जिले में एमसेंड ब्लॉक जो प्लांट हैं वो 2 से बढ़ाकर कितने किए जाएंगे, 5 किए जाएंगे। हर जिले के अंतर्गत एमसेंड जो प्लांट हैं उनकी संख्या 2 से बढ़ाकर कितनी की जाएगी, 5 की जाएगी। तो ये कौन सी पॉलिसी पढ़ी हमने, एमसेंड पॉलिसी। इसके पहले हमने कौन सी पढ़ी, खनिज नीति 2024, इसके प्रावधान याद रखने हैं। उसके बाद एमसेंड पॉलिसी याद रखनी है। यह क्वेश्चन परीक्षा में बनेगा कि सरकारी कार्यों के अंतर्गत जो है वो कितने % है, 25% उपयोग किया जा रहा है, उसका 28-29 में हमें कितना % बढ़ाना है, एमसेंड का उपयोग 50% बनाना है। एमसेंड जो है प्लांट 2 से बढ़ाकर 5 करने हैं। उसके बाद 28-29 तक 30 मिलियन टन का हमें टारगेट मिला है, प्रतिवर्ष 20% उत्पादन बढ़ाना है और एमसेंड को उद्योग का दर्जा देना है। ये सारा सार मैंने आपको इस पॉलिसी के अंदर बता दिया। एक बार पढ़ लेते हैं और पॉलिसी। तो सबसे पहले आती है कि ये लागू कब हुई है, 4 दिसंबर 2024 को लागू हुई है, बिल्कुल पता है सर। उसके बाद अपन बात करें उद्देश्य क्या है, पर्यावरण का संरक्षण करना, सामुदायिक कल्याण सुनिश्चित करते हुए टिकाऊ, पारदर्शी और जिम्मेदारी पूर्वक हमें खनिज का विकास करना है और इसके दोहन को बढ़ावा करना है। उसके बाद मुख्य विशेषता क्या है, आर्थिक विकास और निवेश की बात करूं तो खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना है, निवेश को आकर्षित करना है और राज्य की जो जीडीपी है और जीएसडीपी है उसमें खनिज के क्षेत्र के योगदान को बढ़ाना है। आर्थिक विकास और निवेश को बढ़ाना है, जीएसडीपी के अंतर्गत जो है खनिज का हमें योगदान बढ़ाना है। रोजगार सृजन की बात करूं तो 2047 तक हमें जो है 1 करोड़ से अधिक जो है रोजगार का जो सृजन करना है, 1 करोड़ से अधिक, कब तक, 2047 तक। स्थिरता की बात करें, शून्य अपशिष्ट खनन, पर्यावरण अनुकूल जो तकनीकें हैं, अपशिष्ट प्रबंध रणनीतियों को लागू करना है, प्रौद्योगिकी का एकीकरण है, उन्नत अन्वेषण टेक्निक है, एआई आधारित निगरानी है, डिजिटल प्रशासन अपनाकर पारदर्शिता को सुनिश्चित करना है, अवैध खनन को रोकना है। कैसे रोकेंगे हम, जीपीएस आधारित ट्रैकिंग करेंगे, जियो फेंसिंग करेंगे, रियल टाइम निगरानी करके एआई का उपयोग करके हम अवैध खनन को रोकेंगे। प्रमुख पहल क्या क्या है, ये बात हम पढ़ चुके हैं पहले कि 2047 तक जो हम खनिजों का व्यावसायिक निष्कर्षण कर रहे हैं 58 से बढ़ाकर हमें 70 तक करना है, बिल्कुल पता है। पूर्व निर्धारित स्वीकृति के 50 खनिज ब्लॉकों की हमें नीलामी करनी है, बिल्कुल पता है। खनिज रियायत क्षेत्र जो है 2024 तक कुल भूमि के 2% तक बढ़ाना है, ठीक है। स्वच्छ ऊर्जा के समर्थन में रणनीति और महत्वपूर्ण खनिज जैसे हमारे दुर्लभ जो खनिज है, लिथियम है, दुर्लभ पृथ्वी तत्वों को हमें बढ़ावा देना है। खनिज संसाधन में मूल्य संवर्धन और अनुसंधान हेतु एक राज्य खनन कंपनी की स्थापना करना इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। तो याद रखिएगा, आप लोगों को शॉर्ट तरीके से आपको समझाया था, वहां से भी क्वेश्चन बनेगा और ये भी आपको अच्छे से पढ़नी है। उसके बाद एमसेंड नीति, प्रथम एमसेंड नीति आई थी हमारे पास 2020 में। 25 जनवरी 2021 को एमसेंड इकाई जो है उसको उद्योग का दर्जा दिया गया था, 25 जनवरी 2021 से।
राजस्थान एमसेंड नीति जो है 2024 एक रणनीतिक पहल है। निर्माण कार्यों में जो नदियों की जो रेत है उस बजरी के स्थान पर एक स्थायी विकल्प के रूप में हमें एमसेंड का जो है ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना है और ज्यादा से ज्यादा उपयोग को प्रोत्साहन देना इस पॉलिसी का उद्देश्य रहा है। निर्माण सामग्री की बढ़ती मांग और नदी रेत खनन से जुड़ी पर्यावरण की जो चिंताएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये नीति संसाधनों के प्रबंधन को सुनिश्चित करने के साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करती है। उसके बाद मुख्य विशेषता क्या क्या है? एमसेंड के उपयोग को बढ़ावा देना, प्रक्रिया और नियमों का सरलीकरण करना, वित्तीय प्रोत्साहन देना और एमसेंड इकाइयों की स्थापना करना। क्या क्या है? वित्तीय लाभ, रॉयल्टी में 50% और ओवरबर्डन डंप प्रयोग में राहत दी जाएगी 50%। निवेश में सब्सिडी 10 वर्षों के लिए आपको 75% तक राज्य का जो टैक्स है उसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी 10 वर्षों के लिए 75%। बिजली शुल्क जो है 7 साल तक आपको 100% छूट दी जाएगी बिजली शुल्क में। स्टाम्प शुल्क में बात करेंगे तो उसकी भी में 75% छूट है। स्थायी कर्मचारियों के लिए ईपीएफ और ईएसआई के लिए नियोक्ता के अंशदान का 50% क्या करना है? प्रतिपूर्ति करना है। मतलब इसके लिए एमसेंड को प्रोत्साहन देने के लिए तो निवेश में जो है सब्सिडी जो दी जा रही है वो क्या है? 10 वर्षों के लिए 75% तक आपको राज्य का जो कर है उसकी प्रतिपूर्ति होगी। बिजली शुल्क जो है 7 वर्षों के लिए 100% छूट रहेगा। स्टाम्प में 75% छूट रहेगी और स्थायी कर्मचारियों के लिए जो अंशदान है 50% जो किया जा रहा है नियोक्ता के अंशदान का, वो क्या होगा? वो बस प्रतिपूर्ति होगा इस पॉलिसी के तहत। अब बात करें गुणवत्ता अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु BIS प्रमाणन और समय समय पर अनिवार्य परीक्षण होगा। एमसेंड इकाइयों में ऑन साइट गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके बाद अपशिष्ट प्रबंधन और स्थिरता की बात करें, जल पुनः उपयोग के लिए शून्य निर्वहन प्रणालियों को बढ़ावा देना, जीरो डिस्चार्ज को। एमसेंड उत्पादन हेतु निर्माण और ध्वस्तीकरण अपशिष्ट पुनर्चक्रण जो है उसको प्रोत्साहित करना। पर्यावरण संरक्षण हेतु अपशिष्ट निपटान तंत्र विकसित करना इसका उद्देश्य रहा है कि अपशिष्ट का आप किस प्रकार प्रबंधन करोगे, उसकी किस प्रकार स्थिरता करोगे। इसकी क्रियान्वयन की बात करें तो नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु क्या है? खान और भू विज्ञान विभाग के अंतर्गत एक समर्पित एमसेंड सेल की स्थापना की जाएगी। किसके अंतर्गत? खान और भू विज्ञान विभाग के अंतर्गत एक एमसेंड सेल की स्थापना करना है और सरकारी परियोजनाओं में एमसेंड के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाना है। अभी हम 25% उपयोग कर रहे हैं, देन इसको हम 28-29 तक सरकारी कार्यों में कितना प्रतिशत इसका बढ़ावा देंगे? 50% देंगे। किसके अकॉर्डिंग? एमसेंड पॉलिसी के तहत। उसके बाद तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र और रिफाइनरी प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं कि राज्य जो है हमारा वो देश के स्थलीय, भाई एक तो होता है तटीय और एक होता है स्थलीय। तो हमारे यहाँ पर तटीय न होकर हमारे यहाँ स्थलीय ऑन शोर प्राकृतिक गैस उत्पादन में हमारा कौन सा स्थान है? याद रखना आप लोग, दूसरा स्थान है। इसके साथ भारत के कुल कच्चे तेल में उत्पादन में कितना प्रतिशत योगदान है? 12% योगदान है। 12% योगदान और हम कौन सा स्थान रखते हैं? दूसरा स्थान रखते हैं। ये 3-4 डाटा आपको याद रखने हैं। राज्य में देश के कुल उत्पादन का 28.70 मिलियन टन प्रतिवर्ष में से लगभग 3.42 MMTPA कच्चे तेल का उत्पादन किया जा रहा है। यह भी याद रखना है आपको कि कितना देश का कितना है? 28.70 MMTPA में से राजस्थान कितना कर रहा है? 3.42 MMTPA मिलियन मेट्रिक जो है पर ईयर जो है वो राजस्थान कच्चे तेल का क्या कर रहा है? उत्पादन कर रहा है। उसके बाद यहां से इंपॉर्टेंट बात है, ज्योग्राफी में पड़ी है कि राज्य में पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र हैं। हमारे यहाँ पर 4 पेट्रोलियम युक्त बेसिन है जो 14 जिलों के लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को ये कवर करता है। सीधा सा क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ पर जो पेट्रोलियम जो क्षेत्र हैं वो कितने जिलों में है? लगभग 14 जिलों के अंतर्गत हैं और कितना एरिया कवर करता है? वो 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया को करता है कवर। कौन कौन से बेसिन है बताइए सर? आप पढ़ रखा है हमने, बाड़मेर सांचौर बेसिन है, जैसलमेर बेसिन है, बीकानेर नागौर बेसिन है, विंध्यन बेसिन है। तो बाड़मेर और सांचौर का जो बेसिन है
उसमें बाड़मेर जिला आएगा, उसके बाद जालोर और बालोतरा आएगा, यही याद रखना है आपको। पहला बेसिन है हमारा बाड़मेर सांचौर बेसिन, इसमें बाड़मेर जिला आएगा और अंशतः जालोर का और बालोतरा का कुछ क्षेत्र इसके अंतर्गत आएगा। तो बाड़मेर सांचौर में बाड़मेर जिला, अंशतः जालोर और बालोतरा इसके अंतर्गत शामिल रहेगा। दूसरा है जैसलमेर बेसिन, तो जैसलमेर बेसिन में जैसलमेर आएगा, उसके साथ फलोदी जिला और थोड़ा सा बीकानेर का क्षेत्र इसमें शामिल होगा। तो याद रखने वाली बात है कि बाड़मेर सांचौर बेसिन में बाड़मेर आएगा, जालोर आएगा और बालोतरा आएगा। जैसलमेर बेसिन में जैसलमेर आएगा, फलोदी आएगा और बीकानेर का कुछ क्षेत्र आएगा। उसके बाद बीकानेर नागौर बेसिन में बात करूं तो बीकानेर नागौर आएंगे, उसके बाद श्री गंगानगर है, हनुमानगढ़ है और चूरू है। इस प्रकार बीकानेर नागौर बेसिन में कौन कौन से जिले शामिल रहेंगे? बीकानेर है, नागौर है, श्री गंगानगर है, हनुमानगढ़ है और चूरू जो है इस बेसिन में रहेंगे। विंध्यन बेसिन में हम बात करें कोटा है, बारा है, झालावाड़ है और बूंदी, मतलब हमारा हाड़ौती का जो क्षेत्र है वो इसमें रहेगा। उसके बाद धौलपुर, करौली है और भीलवाड़ा और चित्तौड़ इसमें शामिल रहेंगे। तो ये आपको चारों बेसिन हमें अच्छे से याद करने हैं। इसमें प्रमुखतः जो है वो 14 जिले आते हैं और 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को ये कवर करते हैं जहां पर पेट्रोलियम का उत्पादन किया जा रहा है। तो बाड़मेर सांचौर बेसिन में बाड़मेर जिला है, जालोर और बालोतरा आएगा। जैसलमेर बेसिन में जैसलमेर है, फलोदी थोड़ा सा क्षेत्र बीकानेर का है। बीकानेर नागौर बेसिन में बीकानेर नागौर तो है ही सही, उसके बाद गंगानगर है, हनुमानगढ़ है और चूरू है। और विंध्यन बेसिन में कोटा, बारा, झालावाड़ और बूंदी है, उसके साथ धौलपुर, करौली, भीलवाड़ा और चित्तौड़ का जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत शामिल रहेगा। ठीक है, उसके बाद बात करें वर्तमान में 15 तेल और गैस उत्पादक क्षेत्रों से प्रतिदिन हमारे यहाँ पर 57,000 से 59,000 बैरल तेल प्रतिदिन जो है वो उत्पादन किया जा रहा है। तो हमारे यहाँ प्रतिदिन की बात करें तो 57,000 से 59,000 बैरल जो है तेल प्रतिदिन उत्पादन किया जा रहा है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? जैसे मंगला है, भाग्य में, ऐश्वर्या है, सरस्वती, रागेश्वरी, कामेश्वरी, ये हमारे यहाँ के तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। तो इंपॉर्टेंट डाटा है, क्या डाटा याद रखना है कि हमारा प्राकृतिक गैस में कौन सा दूसरा स्थान है। ठीक है, कच्चे तेल का हम जो है कितना प्रतिशत योगदान कर रहे हैं? 12% योगदान कर रहे हैं। कितना उत्पादन कर रहे हैं हम? 3.42 MMTPA जो है हम उत्पादन कर रहे हैं। देश के उत्पादन जो है 28.70 MMTPA के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद बात करें राजस्थान की रिफाइनरी परियोजना जो बाड़मेर वाली है उसके बारे में बात करते हैं कि ये परियोजना जो है सह पेट्रो कॉम्प्लेक्स रिफाइनरी है, बिल्कुल पता है। उद्घाटन कब हुआ था इसका? इसका उद्घाटन है 16 जनवरी 2018 को पचपदरा जिला बालोतरा के अंतर्गत किया गया। इसकी क्षमता की बात करें तो 9 MMTPA 9 मिलियन मैट्रिक टन वार्षिक जो है इसकी क्षमता है। और यहां से प्रश्न बनेगा कि ये किस किस की संयुक्त इकाई है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन जिसका 74% हिस्सा है इसके अंतर्गत है और राजस्थान सरकार का कितना है? 26% है। तो याद रखना राजस्थान सरकार का 26% और HPCL जो है वो 74% इसके अंतर्गत हिस्सेदारी रखती हैं। और इसके अंतर्गत 2:1 ऋण इक्विटी अनुपात में वित्त पोषित होगा, मतलब इतना तो हम निवेश करेंगे और इतना ऋण इसके अंतर्गत लिया जाएगा। परियोजना की संशोधित लागत याद रखनी है 79,459 79,459 करोड़ हमें याद रखना है। इसकी परियोजना की संशोधित लागत रहने वाली है, पूछा जाएगा परीक्षा में ये। और उसके साथ हैं ये BS6 स्टैंडर्ड वाली जो है उत्पाद जो है उस पर आधारित रिफाइनरी रहने वाली है हमारी। HPCL का कितना प्रतिशत योगदान? 74% और राज्य सरकार का कितना? 26% योगदान है। ये रिफाइनरी भी आपसे पूछी जा सकती है। उसके बाद कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस में बात करें तो बाड़मेर और सांचौर जो बेसिन है वहां पर केरन इंडिया जो है कंपनी उसके द्वारा दोहन किया जा रहा है। 16 क्षेत्र हैं जैसे मंगला है, भाग्य में, ऐश्वर्या, सरस्वती, रागेश्वरी, कामेश्वरी, ये सब क्या हैं? कच्चे तेल के जो क्षेत्र हैं बाड़मेर सांचौर बेसिन के हैं। जैसलमेर जो क्षेत्र है उसमें बागेवाला है, घोटारू क्षेत्र है जो प्राकृतिक गैस से संबंधित हैं। यहाँ पर वेदांता ग्रुप है, ONGC है, ये अपना कार्य कर रही हैं, ये भी याद रखना है आपको। उसके बाद राजस्थान सिटी गैस वितरण नीति 2025
अब इसमें क्या है, आपको क्या डाटा याद रखना है कि ये कब लागू की गई है, 16 जुलाई 2025 को। इसमें क्या किया जाएगा कि गैसों को पाइपलाइन के द्वारा आपके घरों तक एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा कि अब जो गैस की जो सिलेंडर हैं उनका उपयोग न करके आपको घरों में पाइपलाइन के द्वारा गैस भेजी जाएगी। ठीक है, यह नीति गैस पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने, सीजीडी नेटवर्क के विकास में तेजी लाने, घरेलू एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए पीएनजी पाइप नेचुरल गैस और सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस की उपलब्धता को बढ़ाने पर केंद्रित हैं। ठीक है, कौन सी नीति है ये? सीजीडी नीति है, राजस्थान सिटी गैस वितरण नीति है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं आपकी एग्जाम की दृष्टि से। तो आज हमने कवर करने का प्रयास किया है, जिसमें हमने राजस्थान की जो है खनिज नीति है, एमसेंड नीति है, सीजीडी नीति है, 16 जुलाई 2025 को जारी हुई है, और रिफाइनरी के बारे में बात करी हमने, खनिज क्षेत्र के बारे में बात करी, और हमारे यहाँ खनिज बेसिन के बारे में बात करी है। तो मेरा मानना है कि आज की क्लास से 2 क्वेश्चन आपके परीक्षा में बनने वाले हैं। मिलते हैं इसी प्रकार के नए टॉपिक के साथ। जब तक आप पढ़ते रहिए, अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।